विमेंस कॉलेज रांची। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है मार्क्सवादी समीक्षा और रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर साहित्य की व्याख्या की। सामंतवाद, पूंजीवाद, व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, महाजनी पूंजीवाद, सर्वहारा को स्पष्ट किया। उन्होंने आधुनिक हिंदी जाति, हिंदी भाषा के निर्माण में बाजार व्यापार को महत्व दिया। भक्ति काल को लोक जागरण तो आधुनिक काल को नव जागरण उन्होंने माना। आदिकालीन साहित्य को रीतिवाद का प्रथम उत्थान तो रीतिकाल को द्वितीय उत्थान उन्होंने माना। शुक्ल जी की आलोचना पद्धति में व्याप्त कुछ त्रुटियों तथा असंगतियों का परिष्कार करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवाद के रूप में एक सुसंगत और वैज्ञानिक विचारधारा को अपनी आलोचना पद्धति के रूप में अपनाया। मार्क्सवादी आलोचक के रूप में डॉक्टर शर्मा ने साहित्य से संबंधित अनेक प्रश्नों का सामना किया और एक गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया। प्रगति विरोधी विचारक प्रायः जनता को अशिक्षित भीड़ की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर शर्मा ने इस विचार का विरोध करते हुए बताया, जनता और कला में वैर नहीं है। जिनके अंदर वैर का भाव है उनके लिए जनता एक कल्पना है। जनता से संघर्ष करते हैं वे, और वे जीतते हारते हुए एक पहचान छोड़कर एक अशिक्षित, कुसंस्कृत, अराजक, कलाहीन जैसे पर्यायवाची शब्दों से उन्हें जनता को पुकारते हैं। ये आलोचक जनता के संघर्षशील स्वरूप की हमेशा ही उपेक्षा करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मध्यकालीन भक्त कवियों की प्रगतिशीलता, लोकधर्मिता और कलात्मकता का उदाहरण प्रस्तुत करके अपने पक्ष को जोरदार ढंग से सामने रखा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा यथार्थवाद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साहित्यकार को जनता को देखते हुए उसके जीवन के विभिन्न पक्षों में निहित संबंध को भी देखना चाहिए और उसका चित्र फोटोग्राफिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा है, बिना संबद्धता का विचार किए हुए जो साहित्यकार यथार्थवाद के नाम पर सामाजिक क्रियाओं का असंबद्ध चित्रण करेगा, उसका चित्रण ऊपर से सच्चा प्रतीत होते हुए भी अवास्तविक होगा, जिससे कला में अराजकता उत्पन्न होगी। सामाजिक विकास के नियमों को जानने से लेखक को वह पतवार मिल जाती है जिसके सहारे वह जनता के विशाल सागर में अपनी नाव खे सकता है। लेखक चाहे जितनी भी छोटी घटना का चित्रण करे, वह सफल कलात्मक चित्रण तभी कर सकेगा जब वह उस घटना की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझे तथा वह उस घटना को तत्कालीन भावी प्रभाव और महत्व से आंक भी सके। डॉक्टर रामविलास शर्मा यथार्थवाद पर लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन करते हैं। यथार्थवाद और युगबोध के अंतर संबंधों को उन्होंने व्याख्या भी प्रदान की। उन्होंने यथार्थवाद के बारे में फैलाई गई भ्रांतियों का भी पर्दाफाश किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मध्यकालीन भक्त कवियों की परंपरा जैसे जायसी, सूर, तुलसी की प्रगतिशील परंपरा का अनुसंधान करते हैं। उन्होंने प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखकर हिंदी आलोचना को समृद्ध किया। प्रेमचंद पर डॉक्टर शर्मा ने 2 पुस्तकें लिखी, प्रेमचंद तथा प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने प्रेमचंद की रचनाओं में आए शोषक वर्ग, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रेमचंद की प्रगतिशीलता, इन सब का विश्लेषण किया है। वे लिखते हैं, निर्धनता और अंधविश्वास, परंतु इसके साथ सहनशीलता और सहृदयता किसानों के इस सरल सुखी संसार में नवीन सभ्यता आकर पुराने चक्र में जैसे बिजली डाल देती है और ये किसान छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। प्रेमचंद हमें निराश नहीं करते, आत्मबल पर विश्वास कर संगठित होकर सामाजिक यंत्र पर
आघात करने का हमें संदेश देते हैं, परंतु उनकी आशा उथली नहीं है। उसके नीचे परिस्थिति की भयंकरता का पूरा ज्ञान है। वे प्रेमचंद की रचनाओं के समानांतर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को रखते हैं तथा दिखाते हैं कि प्रेमचंद भारतीय स्वाधीनता अपने युग की प्रगतिशील क्रांतिकारी विचारधारा को पहचानने की पूरी क्षमता रखते हैं। गोदान में डॉक्टर शर्मा पूंजीवादी शोषण चक्र तथा महाजनी सभ्यता की क्रूर सच्चाइयों का उद्घाटन करते हैं। शोषण का बदला हुआ स्वरूप, उपनिवेशवाद और राजनीतिक चेतना, जातिवाद आदि सामाजिक यथार्थ को डॉक्टर शर्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया है। प्रेमचंद और उनका युग में प्रेमचंद का रचनाकार व्यक्तित्व, उनका संपादकीय व्यक्तित्व, युगीन परिस्थितियों और उनसे प्रभावित उनकी रचनाओं का विशद वर्णन किया गया है। 1953 में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा 1943 में प्रकाशित भारतेंदु युग, इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बौद्धिक सांस्कृतिक परिवेश को पहचानने का प्रयास किया है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में उन्होंने भारतेंदु की स्थिति और आधुनिक समस्याओं के अंतर संबंधों पर विचार किया है। भारतेंदु की रचना दृष्टि के अंतर विरोधों की पहचान करते हुए वे लिखते हैं कि भारतेंदु युग में एक ओर राजभक्ति मिलती है तो दूसरी ओर देशभक्ति। इसका कारण वे महारानी के घोषणा पत्र को मानते हैं, जिसके कारण बुद्धिजीवी वर्ग में एक आशा की किरण झलकी। भारतेंदु की राजभक्ति का कारण डॉक्टर शर्मा बेहतरी, विकास, न्याय और समान अवसर की आशा को मानते हैं। डॉक्टर शर्मा भारतेंदु युग के रचनाकारों की प्रगतिशीलता को रेखांकित करते हुए उसे प्रगतिशील साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। भारतेंदु युग में नाटक, सभा समितियों के गठन तथा लेखकों का जनता से प्रगाढ़ तथा आत्मीय संबंध भी वे रेखांकित करते हैं। 1946 में निराला तथा 1972 में निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक का द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ। इन पुस्तकों में डॉक्टर शर्मा ने निराला के संपूर्ण साहित्य, गद्य और पद्य दोनों की व्याख्या और मूल्यांकन किया है। उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का मूल उद्देश्य यह बताया है कि साधारण पाठकों तक निराला का साहित्य पहुंच सके। वे लिखते हैं कि नए कवियों ने व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के लिए उस सामाजिक स्वाधीनता की मांग की है जिसके पीछे युग के बंधन दबाकर रखना चाहते थे, और छंद भाषा के नए प्रयोग करके उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों को बता दिया कि हिंदी में एक नए युग का आरंभ हो गया है। निराला की तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, इन दो कविताओं में अंतर बताते हुए वे कहते हैं कि तुलसीदास में कवि एक हद तक तटस्थ है, पर राम की शक्ति पूजा एक नाटकीय कविता है। इसमें कवि अपने प्रति इतना तटस्थ हो गया है कि इस कविता में मुख्य पात्र से उसके तादात्म्य को हम समझ नहीं पाते। राम की शक्ति पूजा में राम का संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वनबेला, अनामिका को डॉक्टर शर्मा संक्रमण काल की कविता मानते हैं। वे लिखते हैं कि 20वीं सदी में हिंदी भाषी जनता ने 3 महान साहित्यिक विभूतियों को जन्म दिया। कथा साहित्य में प्रेमचंद, आलोचना में रामचंद्र शुक्ल और कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पुस्तक में वे लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि उनकी प्रगतिशीलता तथा लोक हृदय से उनकी आत्मीयता को रेखांकित करती है। तुलसीदास के संदर्भ में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, शुक्ल जी ने तुलसी के इस प्रेम को पहचाना और इसे केशव बिहारी के प्रेम से एकदम भिन्न माना। यही उन्हें हिंदी का महान आलोचक बनाता है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, शुक्ल जी ने केशव की वास्तविकता प्रकट करने के लिए आलोचना के पुराने सामंती मानदंडों को बदलने में बड़ी सहायता की। शुक्ल जी द्वारा
केशव की आलोचना ने लाला भगवान दीन और राव राजा श्याम बिहारी मिश्र आदि का युग समाप्त कर दिया और हिंदी आलोचना के एक नए युग का सूत्रपात किया। धन्यवाद।